नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 17 सितंबर। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश की कुछ नदियां, कुछ सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिंचाई से संबंधित बातें हैं, नदियों के जल का उपयोग भी उसमें किया जाता है, तो उनको डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ये पहला प्रश्न है। शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना। तो गोकुल बैराज परियोजना जो है, ये स्पेशली पेयजल के लिए शुरू की गई थी। और ये प्रश्न आपसे और बन सकता है कि ये कहाँ के लिए शुरू की गई थी। तो ये पुरानी परियोजना है, लेकिन कभी कभी गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं। तो मथुरा के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी। और ये मथुरा में अगर शुरू की गई है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए किस नदी से, तो यमुना रिवर से ये थी। यमुना नदी का लोअर स्ट्रीम जो था, उस पे गोकुल बैराज बनाया गया और पानी का यहाँ पे एकत्रीकरण किया गया। और यहाँ जो आसपास के क्षेत्र हैं, वृंदावन, मथुरा, यहाँ की जो पेयजल की समस्या थी, उससे निजात पाने के लिए ये सब किया गया था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जैसे दो तीन चीजें ध्यान रखिए। जैसे आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो वहां के बारे में देखिए। आपको क्या, मान लीजिए कि आपको ये याद है कि गोकुल जो परियोजना है, वहां नदी पूछ ले, तो गंगा तो वहां होगी नहीं, यमुना होगी। तो इन चीजों को आप कब कर पाएंगे? जब आप स्मार्ट हो जाएंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई नहर जब 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो, 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो, 12,368 किलोमीटर, हाँ यही होगा, 12,368 किलोमीटर, इतनी लंबी नहर परियोजना जो है, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो सर्वाधिक लंबी नहर है, ये है शारदा नहर। शारदा नहर का पूरा एक डिपार्टमेंट है, एक पूरा विभाग है इसका, और वो इसको मैनेज करता है। इसमें जो सिल्ट वगैरह जम जाता है, उसको साफ करने के लिए, नए पुलियों का निर्माण करने के लिए, नहर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, या उसकी इधर उधर ट्रिब्यूटरी निकाली जाती हैं उनके लिए। तो ये पूरा एक शारदा नहर, सरयू नहर, ऐसे करके विभाग है हमारे यहाँ ना। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे पर बनबसा नामक स्थान से ये शारदा नहर निकाली गई है। 1920 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था, 1928 में पूर्ण हुआ था। उस समय अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इन सब क्षेत्रों की सिंचाई, 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसके द्वारा होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बड़ी परियोजना है। ठीक है। और इस नहर पर ही खटीमा शक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वास्तव में इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने कभी इंटरव्यू में एग्रीकल्चर का जिक्र किया, सिंचाई की बात आ गई, तो भी पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, पढ़िए इसको। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? नलकूप के द्वारा कहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? ट्यूबवेल्स के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में, कहाँ पर होती है? तो जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे देश में वैसे सुविधाओं की दृष्टि से तीसरा स्थान पर आता है। ये कभी आपसे स्थान पूछा नहीं जाएगा टोटालिटी में, लेकिन तीसरे स्थान पे टोटल जो संसाधन है उसमें ये आता है। कुओं के द्वारा सिंचाई होती है, तालाब द्वारा होती है, नहरों द्वारा होती है, और इस तरीके से नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 70.8% ये नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंचित भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र ये नलकूप के अंतर्गत कहाँ आता है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही आता है। ठीक है। तो कुओं के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गंगा की घाटी वाले क्षेत्र में, तालाब के द्वारा, छोटे छोटे ये तालाब हैं, हर जगह पे सिंचाई होती है। नहरों के द्वारा आप देखेंगे तो प्रदेश में खास करके पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। नहरों द्वारा 20.9% से अधिक भाग की सिंचाई की जाती है, लेकिन जो नलकूप है उससे लगभग 70% से ऊपर सिंचाई की जाती है। बहुत ज्यादा ये मात्रा हो गई, 2/3 से ऊपर, 66% से ऊपर, मतलब 70%। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो नलकूप ही आप टिक करेंगे, ट्यूबवेल्स ही आप टिक करेंगे। वही प्रश्न बस केवल पलट के पूछा गया है, दूसरे लैंग्वेज में पूछा गया है। तो यही है, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहां पर स्थित है?
गोविंद वल्लभ पंत जलाशय की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाए कि कहां पर है, तो गोविंद वल्लभ पंत ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, तो सोनभद्र में एक स्थान पड़ता है, वो स्थान है पिपरी, याद रखिएगा। और ये जो पिपरी स्थान है, पिपरी स्थान में वहीं पर ये निर्मित है, लगभग 70 वर्ग मील में ये फैला हुआ है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के तौर पर इसको जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, और ये यूपी में स्थित है, बड़ी बात है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के तौर पर इसको जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत, ये सोनभद्र में है। अगला जो प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये नदी आपकी है बेतवा रिवर। कौन सी रिवर है? बेतवा रिवर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हमीरपुर और जालौन जिलों में ये सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये इसका उपयोग इन जिलों में जैसे सिंचित करने के लिए छोटी छोटी नहरें निकाल दी जाती हैं, तो उससे सिंचाई होती रहती है। ठीक है, ठीक है। तो बेतवा नदी को ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, हमीरपुर और जालौन जिलों में इससे सिंचाई का कार्य होता है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर भी है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला आप देखेंगे तो अब देखिए यूपी लेवल पे आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमीरपुर, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये जिला इससे लाभान्वित होता है। उत्तर प्रदेश राज्य की कई नहरों में से एक ये बहुत महत्वपूर्ण ये बांध नहर है, अर्जुन बांध नहर, और ये आप मान के चलिए कि इससे काफी मतलब इन इन क्षेत्रों में जो जैसे अब होता क्या है, मैं जो बताना चाहता हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको, जहां पर ये सिंचाई की सुविधाएं होंगी, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर खेती का काम अच्छे से हो पाएगा। खेती में जब खेती होगी, साथ में इसका जो उत्पादन है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ये बढ़ जाएगी। उत्पादन जब ज्यादा होगा तो उत्पादन बढ़ने से यहाँ के लोगों की आय बढ़ जाएगी। आय जब बढ़ेगी तो इनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो अंततोगत्वा, और जब जीवन स्तर सुधरेगा तो शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी, स्वास्थ्य की स्थिति सुधर जाएगी। तो इस तरीके से रिलेट किया कीजिए, बात समझ में आ रही है? तो एक छोटी सी परियोजना लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन लाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर अवस्थित है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये सोनभद्र में, रिपीट हो रहा है इसी में, लेकिन इस तरीके से भी प्रश्न फॉर्मेट किया जाता है। इस पे कई प्रश्न बनेंगे। एक तो सबसे बड़ा है, यूपी का ही नहीं पूरे इंडिया का सबसे बड़ा है, कहां पर है? सोनभद्र जिले में है। ठीक है, सोनभद्र जिले में पूछ लिया जाए तो पिपरी नामक स्थान पर है। इतने फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा, हिमालय से किनके उद्गम नहीं हुए हैं? इनमें से एक तो आप बिल्कुल रट लीजिए, गोमती, जिस पर लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, कैपिटल सिटी, ये हिमालय से उद्गम इसका नहीं हुआ है। दूसरा बेतवा, बेतवा का भी हिमालय से उद्गम नहीं हुआ है। कहां से निकला है? गोमती नदी पीलीभीत के पास से निकलती है, वहां पे माधव टांडा तहसील पड़ती है उससे, है ना, और उसी के पास फूलर झील गोमत ताल से, वहीं से इसका उद्गम होता है। फिर उत्तर प्रदेश में ये बहती हुई आगे बढ़ती है। और जहां तक बात बेतवा नदी की है, तो बेतवा भारत के मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, और मध्य प्रदेश में भी ये भोपाल से निकलती है, और ऐसे ये बहाव इसका होता है। ठीक है, और आगे फिर ये उत्तर प्रदेश में भी बहती है। तो इस तरीके से अब ये जो नदी है, ये दोनों हिमालय से नहीं निकलने वाली नदियां हैं, ये नहीं निकलने वाली नदियां हैं। तो एक और तीन, गोमती और बेतवा, ये नहीं निकलती। रामगंगा और शारदा ये हिमालय से निकलती हैं। नहीं निकलने वाली पूछ रहे हैं तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज होना अलग बात होती है और क्वेश्चन करना अलग बात होती है। तो कैसे आप एलिमिनेट करके आंसर को निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर ऐसे आप एलिमिनेशन की पद्धति सीख गए तो कई बार आपके क्वेश्चन जो 50-50 वाले होते हैं वो सब सही हो जाते हैं। दो फैक्ट आपको पता है, दो नहीं पता है, तो दो में से 50-50 मामला हो गया ना, तो अब आपको वहां पे चूज करने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं? नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं और अन्य साधन। तो इनका महत्व कैसे घटते क्रम में इसको सजाना है, बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया नलकूप, 2 नंबर हो जाएगा।
उसके बाद में नहरें 1 नंबर, और उसके बाद में आपका तालाब और कुएं 3 नंबर, और फिर अन्य 4। तो 2 1 3 4 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 1 3 4 यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। तो और वही क्रम है, नलकूप, नहर, तालाब, कुएं और फिर अन्य साधन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है किस नदी पर? एक प्रश्न यहां पर बनेगा कि राजघाट नदी घाटी परियोजना किन किन स्टेट के बीच में? तो यूपी और एमपी। किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है ना, बेतवा नदी पर। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने ही आधारशिला इसकी रखी थी, है ना। और फिर इनसे नहरें निकलती हैं, नहरों से सिंचाई होती है। नहरों को भाई जिन क्षेत्र में रहेंगी वहां के क्षेत्र की के लिए फायदेमंद होंगी। तो 3 नहरें इस बांध से निकल के पानी इधर उधर लेके जाती हैं, है ना। और एक नहर है जो मध्य प्रदेश को पानी की पूर्ति करती है इसमें से, और 2 नहर उत्तर प्रदेश, तो ज्यादा लाभ इसको उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। अगला जो प्रश्न है, सूची आपको सुमेलित करनी है। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। चित्रकूट में कौन सी नदी? तो चित्रकूट में जो नदी है उस नदी का नाम है मंदाकिनी, ए का कर दीजिए 4। जौनपुर जो है इसमें गोमती बहती है, बी का 2। मथुरा में यमुना हमने किया ही था, और अयोध्या में सरयू जी जानते ही हैं सब लोग। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये कौन सा शहर किस नदी के तट पर है, वो वाले चैप्टर से ये प्रश्न पूछ लिया गया है। और अब इसमें जैसे इसका धार्मिक महत्व यहाँ पे, ये जैसे ये सरयू का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है जब अयोध्या पहुंचती हैं ये। ठीक है, ये घाघरा का नाम भी अब सरयू रख दिया गया है, योगी गवर्नमेंट ने इसका नाम भी सरयू रख दिया है। तो घाघरा अब का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, उसको सरयू, और इसी का जल तो उसमें जाता था। देखिए, धार्मिक जो भावनाएं होती हैं वो स्थान के अनुसार डिसाइड करती हैं। वही देखिए, वैसे ये पानी होता है, और जब गंगा का पानी आप लेते हैं तो उसको जल कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो वैल्यू किस चीज की होती है? वैल्यू हमेशा होती है, आपकी वैसे कोई वैल्यू नहीं है, आप कहां पे बैठते उठते हैं उसकी वैल्यू है, आप किस पोस्ट पे हैं उसकी वैल्यू है, आप जहां जितनी ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे उसकी वैल्यू है ना। नीरज चोपड़ा का नाम कौन जानता था? अचानक एक झटके में सब लोग जान गए। तो नीरज चोपड़ा की वैल्यू कब हुई? जब वो एक झटके में, अब वो उस झटके झटके को लाने के लिए कितना मेहनत किए हैं वो अलग बात है, लेकिन लोगों को इससे नहीं मतलब है, ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। तो आप ध्यान रखिए इन चीजों को। ठीक है, बढ़िए आगे, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, प्रेरित होइए खुद से। दूसरा कोई आपको मोटिवेट कहां तक करेगा? आधे घंटे की क्लास में आपको कितने दिन तक मोटिवेशन मिलेगा? लेकिन आप खुद से प्रेरित हो गए तो 24 घंटे आप प्रेरित रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? यहाँ पे ये भी एक प्रश्न है। चंबल, केन, बेतवा, गंडक। तो इसमें चंबल, केन, बेतवा ये सब उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, गंडक जो है ये दक्षिण दिशा में बहती है। गंडक नदी जो है ये नेपाल और बिहार में बहती है। गंडक, बड़ी गंडक, छोटी गंडक ऐसे जाना जाता है ना, बड़ी गंडक भी कहते हैं। और इस नदी नेपाल से निकलेगी और उसके बाद में फिर साउथ की तरफ बढ़ेगी, है ना। तो ये वाली जो है ये सिंपल सी है, सिंपल सा प्रश्न है। तो ये वाली जो नदी है वो दक्षिण में बहती है, बाकी सब उत्तर में बहती है। ठीक है, तो ये व्याख्या इसमें और सब दी हुई है, जैसे ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में काफी दूर तक ये सीमा का निर्धारण का भी कार्य करती है गंडक नदी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? खास करके यूपी से रिलेटेड हम नदियों और इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये जो नदी है ये शारदा नदी है। अब ये घाघरा बन जाती थी, अब यहाँ पर, अब ये घाघरा नदी बनती थी, अब घाघरा का नाम बदल के सरयू कर दिया गया। तो यही प्रश्न सरयू में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन बेसिकली वो घाघरा में मिलती थी, और ये नदी कौन सी थी? शारदा। ठीक है, ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है, तो ये शारदा थी। घाघरा को गोगरा, करनाली उपनाम ऐसे भी इसके रखे जाते हैं। और ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से निकलती है, और जहां इसका नाम फिर कर्णाली रहता है। और उसके बाद में जब कर्णाली, इसके बाद जब नेपाल से होकर ये बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रवाहित होती है, लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद जब बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है, तो इसे सरयू नदी, सरजू, शारदा आदि इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। चंबल नदी का जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, अवनालिका अपर्दन अपर्दन अवनालिकाओं का निर्माण होता है अपर्दन कटाव के कारण। तो मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी ये चंबल नदी है। और किसकी सहायक है? यमुना की। साथ साथ में ये भी तैयार करते चलिए, यमुना की सहायक नदी है और यह अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। जानापाव पर्वत महू से ये निकलती है। प्राचीन नाम इसका चरमवाती था। और सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदियां ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगर ये पूछ लिया जाए ऊंचा बांध, तो ये रामगंगा बांध है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रामगंगा बांध जो है, रामगंगा नदी भी है ना, रामगंगा नदी के नाम से ही रामगंगा बांध है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से ये निकलती है। वहां पर एक पड़ती है दूधा टोली पहाड़ी। तो दूधा टोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों में ये निकलती है, वहीं से उद्गम होता है। फिर दिवाली खाल इसको कहा जाता है वहां। फिर गैरसैंण तहसील पड़ती है उत्तराखंड में। तो गैरसैंण तहसील पौड़ी गढ़वाल में, तो वहां ये वहीं पर ये स्थित है नदी का स्रोत। और फिर वहां ऐसे बहती हुई फिर आगे बढ़ के चली आती है, अल्मोड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में आ जाती है। और सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का। ऊंचाई की बात इसमें हो रही है। ये कैटेगरी भी बड़ी अजीब अजीब है, ये ऊंचा नीचा ऐसे है ना, विशाल बड़ा। तो प्रश्न पूछा जाता है तो पढ़ाना पड़ता है। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये परीक्षा एक कस्बा पड़ता है, तो उसी के पास ये बनाया गया है। झांसी से जब झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। तो ये लगभग राजमार्ग संख्या जो 25 है, उसी पे झांसी कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर 25 किलोमीटर दूर झांसी से आपको ये मिल जाएगा, परीक्षा बांध। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ये भी बताइए। तो बेतवा नदी पर अब इनमें से भी पूछा गया तो एक राजघाट बांध हो जाएगा। लव कुश बैराज, रिहंद ये सब नहीं होंगे, ये राजघाट बांध हो जाएगा। राजघाट बांध स्मारक की जो आधारशिला है वो वही श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखा था। प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। 1971 में इसकी आधारशिला रखा था। ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर यह स्थित है, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना, तो पहला ही इसमें गलत हो गया। ये अभी हमने पढ़ा है कि ये बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई ये बेतवा पे है। रिहंद रिहंद पे है। माता टीला बेतवा पे है। बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बांध हैं इस पे। ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है ये आज के इस टॉपिक का। फिर हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पता नहीं। मैं रात में कल कोशिश कर रहा था, आज भी मैंने बोल दिया है। देख रहे हैं यही पीडीएफ नहीं अपलोड हो रहे हैं, पता नहीं इसी सेगमेंट में कुछ हुआ है। और कई दिन से पीडीएफ में रोज जनरेट करके वो हो नहीं पाते हैं, तो मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ की बात जो यहाँ पर हो रही है, जैसे ये उन लोगों के लिए जो नए लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। डेली 30 का 109 का एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपका डेली का पीडीएफ आपको ये दिया जाता है। डेली टेस्ट आपको दिया जाता है, यही जो आप डिस्कस करते हैं। आपको वीकली टेस्ट दिया जाता है हर संडे को। ठीक है। तो ये सब उन लोगों को मिलता है जो आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप से 109 का मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर के प्रश्न पे हम चल रहे हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर का। अजीज हजनी जिनका सितंबर 2021 में निधन हो गया, वह थे क्या थे? अजीज हजनी जो थे वो एक लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। और इनका जो लेखन ये जो रहने वाले थे, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। और जम्मू और कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं ये। 2015 में जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी का सचिव भी इनको नियुक्त किया गया था। और इनको उनकी कविता और आलोचना के लिए जाना जाता है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। और इनकी पुस्तक है आने खाने के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए इनको दिया गया था। अब्दुल समद के उर्दू उपन्यास दो गज जमीन जो है, उसके कश्मीरी अनुवाद जा गज जमीन, इसके लिए भी इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये बड़े लेखक थे, इस कारण से जम्मू कश्मीर से हैं तो पूछे जा सकते हैं। भवानी राय जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित थे?
भवानी राय का संबंध था किस खेल से? भवानी राय मोहन बागान के कप्तान रहे हैं। अब मोहन बागान की अगर बात आ रही है तो फुटबॉल पर आपका ध्यान चला जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1966 में बागान में शामिल ये हुए थे, 72 तक क्लब के लिए खेले। फिर 1969 में मारडेका कप में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि ये कौन थे, तो इनका संबंध फुटबॉल से था, फुटबॉल से रिलेटेड थे भवानी राय, और अभी इनका निधन हो गया है। संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल टीम का भी ये हिस्सा रह चुके हैं 1968 और से 1971 के बीच में, 1968 और 71 में। अगला जो प्रश्न है, 17 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2021 में जो मनाया गया सॉरी, उसकी थीम आपसे पूछी जा रही है कि उसकी थीम क्या है। तो उसकी जो थीम है वो ये रखी गई है, रक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2021 की थीम है। 17 सितंबर को ये मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है, विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। और इसमें रोगियों, परिवारों, इन सबका अधिकार है स्वस्थ रहना, तो उन्हीं की देखभाल के लिए 2021 की थीम भी सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर रखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको एनसीसी के नाम से आप जानते हैं, उसकी व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे बैजयंत पांडा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें और कई लोग हैं जिनका नाम आपको जानना है। MS धोनी भी है, आनंद महिंद्रा भी है, राजनाथ सिंह इसमें नहीं है, ये लोग भी दोनों लोग हैं। तो इस कारण से इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है। पूर्व सांसद रहे बैजयंत पांडा, वो अध्यक्ष होंगे, और 15 सदस्यीय समिति है, इसमें MS धोनी भी होंगे और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी होंगे। राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से कैसे एनसीसी योगदान करे, इस पर चर्चा इसमें होगी, इसके उपाय बताए जाएंगे। और एनसीसी के पूर्व छात्रों की लाभकारी भागीदारी के तरीकों का प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा। और एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश भी इसमें की जाएगी। एनसीसी सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। युवा नागरिकों के बीच चरित्र, अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना इसका उद्देश्य है। बढ़िया होता है। अनुशासन कैसे सीखा जाता है, तो आप इससे सीख सकते हैं कैसे अनुशासित रहा जा सकता है, ये सीख सकते हैं। और कुछ भी एक्टिविटीज ऐसी करनी चाहिए, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, थोड़ा बहुत आप समाज के से भी जुड़ जाते हैं और अनुशासन सिखाते हैं ये चीजें आपको, तो आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड ब्रांड नहीं, बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया था डिस्कस। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये बॉन्ड जारी कर दिया गया है। और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बात हम कर लें। ये जो बॉन्ड होगा, ये 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। ये यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड होगा। ये किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार यूरो जारी करने वाला भी बॉन्ड है। जारी करने के साथ पीएफसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय धन उगाहने के लिए यूरोपीय बाजार में भी प्रवेश कर लिया है। इसके माध्यम से इस क्षेत्र में कोई नया निजी निवेश नहीं होने के कारण, ताप विद्युत उत्पादन में दबाव के कारण पीएफसी ने ऋण पोर्टफोलियो में ये उल्लेखनीय बदलाव किया है कि उसके पास पैसा आए। भाई पैसा तो चाहिए ना, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी चलाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ भी, तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना? सैलरी देनी पड़ती है, इतनी बड़ी टीम को खड़ा करना पड़ता है, तो ये इसलिए इसको जारी किया गया। इतनी विशेषता है इसकी, आप ध्यान रखेंगे। एक ग्राम पंचायत एक डीजीपे सखी योजना, एक ग्राम पंचायत एक डीजीपे सखी योजना, 21 राज्य में लॉन्च की गई है। राज्यपाल का नाम मैं बता रहा हूं और आप बताइए कि कहां। मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं, उत्तर दीजिए, कहां लॉन्च की गई है? मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, तो उन्हीं ने अभी इसको लॉन्च किया है। ये है क्या? ये एक आप समझ सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर आप ये कह सकते हैं वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। स्वयं सहायता समूह के पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव होगा, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। और ये जो मिशन है, ये उद्यमिता विकास संस्थान है जम्मू कश्मीर का,
पामपोर में, उसमें लॉन्च किया गया है। पारदर्शिता बढ़ेगी इससे, लोगों के पास जैसे जो बिचौलिए कुछ खा जाते हैं पैसे, वो सारी चीजें, स्थितियां वो समाप्त होंगी, लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच बन पाएगी पैसे की, तो ये सारे लाभ मिलेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। सितंबर 2021 में कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी गई है वो 26,058 करोड़ रुपए की दी गई है। बात समझ में आ रही है? और ये भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो दिया जाता है, जिसको कहते हैं पीएलआई, तो पीएलआई के तहत इसको दिया गया है। ये जो योजना है, इसको जो मंजूरी दी गई है, इसमें ऑटोमेटिव जो क्षेत्र है भारत का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो पाएगा। और केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं की समग्र घोषणा जो की गई थी, उसका ये हिस्सा है। उन्नत ऑटोमेटिव प्रौद्योगिकी उत्पाद भारत में निर्मित हो पाएंगे, तो उद्योग की जो लागत अक्षमताएं हैं उन पर भी काबू पाया जा सकेगा। ये सब सोच विचार के सब किया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से, ऑटोमेटेड रूट से कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है? ऑटोमेटिक रूट से कितने प्रतिशत टेलीकॉम सेक्टर में? तो ये 100% कर दी गई है। पहले ये 49% थी, अब इसको 100% कर दिया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो दूरसंचार सेवा प्रदाता जो कर्ज से जूझ रहे हैं उनके लिए एक ये पहल की गई है। उसमें राहत पैकेज से रोजगार के अवसरों की रक्षा और सृजन, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, इन सब चीजों पर जोर दिया गया। तो उसमें कई चीजें की गई। एक उसमें है कि एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू, एजीआर की परिभाषा जो है उसको बदला गया है, और अब सभी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को एजीआर से हटा दिया जाएगा। जैसे पहले उसको भी जोड़ दिया जाता था तो वो ज्यादा दिखता था, उसको हटा दिया जाएगा तो लगेगा कि है नहीं, कम है हमारे पास। ठीक है, जैसे आपका वैसे महीने का बजट 10,000 है मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो सबकी अलग अलग क्या खर्चे की क्षमता होती है, कोई 20,000 खर्च करता है कोई। अब 10,000 में आप कपड़ा भी जोड़ दीजिए, 10,000 में आप आने जाने का किराया, तो वो दिखेगा 15-16,000। लेकिन आप रह रहे हैं इनिशियली 10,000 रुपये जो है, उसी में आपका सब खर्चा चल रहा है, यही बेसिक पे है आपकी, है ना, जो आपको घर से मिलती है। तो इसको हटा दिया जाए 5-6 हजार रुपये जो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो लगेगा हाँ कम में ही रह रहे हैं। तो आपकी कमजोरी जो है कि हाँ पैसा कम है पता चलेगा। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क जो है, उस पर ब्याज की मासिक चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि, जो ब्याज दर है उसको मासिक से वार्षिक चक्रवृद्धि कर दिया जाए, तो इससे भी उनके ऊपर दबाव कम पड़ेगा। और एफडीआई को भी ऐसे ही 49% से बढ़ाकर ऑटोमेटेड रूट से 100% कर दिया गया है ना। बकाया जो है तो उसमें 4 साल की मोहलत दे दी गई है, तो ये क्षेत्र थोड़ा सशक्त हो जाए, इस कारण से ये कोशिश की जा रही है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 100% जब एफडीआई होती है तो अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और ऐसे प्रश्न आपको करने ही है, तैयार रखने हैं, क्योंकि इसमें खूब कंफ्यूजन होता है, 49 है कि 51 है कि 100 है, तीनों विकल्प में कंफ्यूजन होने लगता है। तो ये छप चुका क्वेश्चन है ऐसा। टेस्ट सीरीज में हम लोग ऐसे क्वेश्चन रखते हैं, आपकी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट सीरीज आप हमारी यूपी पीसीएस की और आरओ की ज्वाइन कर सकते हैं। जीआईसी लेक्चरर की टेस्ट सीरीज में बहुत सारे लोग जुड़े, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 149 रुपए की ये टेस्ट सीरीज थी, और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 15 सेट हमने दिए 40-40 क्वेश्चन के, 600 क्वेश्चन डायरेक्ट। इनडायरेक्टली ये कम से कम 1500 क्वेश्चन आप मान सकते हैं जो तैयार हुए। जिन लोगों ने इसको अच्छे से किया होगा, खरीदा होगा, वो उसकी बात नहीं है, खरीद के आपने उसको रख दिया परचेज करके, कुछ नहीं होने वाला। जिसने इस पे ध्यान दिया होगा उसको लाभ मिलेगा। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ जो है डीडीसीए के नए लोकपाल और सह नैतिकता अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यह इंदु मल्होत्रा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रिटायर्ड जज हैं इंदु मल्होत्रा, और 1 साल की अवधि के लिए इनको चुना गया है। डीडीसीए के अध्यक्ष हैं रोहन जेटली, और उनकी अध्यक्षता वाली आम सभा ने 65 वर्षीय न्यायमूर्ति मल्होत्रा की नियुक्ति की है। 2007 में मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित की गई, और उसके बाद ये शीर्ष अदालत द्वारा नामित होने वाली केवल दूसरी महिला थी 3 दशकों के अंतराल के बाद, जो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित की गई थी। बाद में फिर ये न्यायमूर्ति बनी और फिर रिटायर हुई, तो अब इस पद पर है। तो आपको किसी भी
टेस्ट सीरीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता आयान सांकता को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया। 12 साल के महोदय हैं और ये पुरस्कार उनको किस कार्य के लिए दिया गया है, तो इन्होंने पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कार्य किया। पवई जो झील है वो कहाँ है? पवई झील महाराष्ट्र में है। तो उसके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए इन महोदय ने काम किया और इनको इसके लिए आप 12 साल में ही इतना बढ़िया पुरस्कार भी इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो इस पुरस्कार के बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। इस पुरस्कार में क्या है ऐसा? महाराष्ट्र के हैं और पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं और पवई झील के संरक्षण के लिए इन्होंने 8 से 14 साल के तहत तीसरा पुरस्कार ये जीता है और ये यंग इको अवार्ड 2021 के 25 वैश्विक विजेताओं में से एक बन गए हैं। विश्व स्तर पर 25 लोग केवल चुने गए। आप सोचिए कितना बड़ा पुरस्कार है। सैन फ्रांसिस्को में एक गैर सरकारी संगठन है द एक्शन फॉर नेचर, तो उसने अभी पुरस्कार ये 8 से 16 वर्ष के युवाओं के लिए रखा था, तो ये अभी 12 साल के हैं, बिल्कुल बीच के एज के, जो इसकी क्राइटेरिया थी, तो उसमें इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, तो ये आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आता है तभी लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्य किसी आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके परिवार के किसी सदस्य या आपके किसी भी चाहने वाले के लिए ये क्लास उपयोगी हो सकती है तो उस तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।